आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड-लोडी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमें ब्रोंस्टेड-लोडी थ्योरी बतानी है एसिड और बेसिस की। व्हाट इज मीन बाय द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, गिव एग्जांपल्स। और साथ में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं हमें एग्जांपल से बताना है। Bronsted theory about acid and base. According to the Bronsted theory of acids and bases, Bronsted theory acid और bases के मुताबिक an acid is a substance which donate protons H positive ion, while a base is a substance which accept proton यानी H positive ion। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ब्रोंस्टेड थ्योरी के मुताबिक एसिड और बेसिस की, एसिड हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डोनेट करता है प्रोटॉन को या आप कह सकते हो H पॉजिटिव आयन को, और बेस हमारी ऐसी सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करती है किसे, प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव आयन को। इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आइदर मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग अप प्रोटॉन्स आर गैदर्ड इन द लिस्ट ऑफ एसिड्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि वो तमाम हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस यानी वो तमाम सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन आता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, अगर वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2O, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एसिड्स के अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स। Whereas all those substances which have the ability to accept protons, और वो तमाम सब्सटेंस जिनके अंदर एबिलिटी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, जैसा कि अमोनिया, H2O, OH नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, कार्बोनेट आयन और HSO4 नेगेटिव आयन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, बेसिस में आते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ बेसिस। अब स्टूडेंट्स हम इस थ्योरी को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डिसॉल्व इन वाटर एंड अंडरगो आयोनाइजेशन। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास HCl मौजूद है जिसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में Cl नेगेटिव आयन। सिंस HCl डोनेट अ प्रोटॉन, तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे पूछूं कि ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना है, तो यहाँ पर HCl ने क्या किया है, एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को डोनेट किया है वाटर को, तो हमारा बना है हाइड्रोनियम आयन। तो लिहाजा HCl हमारा क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। इट एक्ट्स एज एन एसिड, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्या है, एसिड है। ऑन द अदर हैंड वाटर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, और जबकि वाटर ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है HCl से, तो वाटर हमारा क्या होगा, बेस होगा। आगे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, लुक एट द रिवर्स ऑफ दिस एसिड बेस रिएक्शन, कि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, वियर हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट्स विद क्लोराइड आयंस, जहाँ पर हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड आयंस के साथ। इन द रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन एक्ट्स एज अ कॉन्जुगेट एसिड, और रिवर्स रिएक्शन के लिहाज से हाइड्रोनियम आयन हमारा है कॉन्जुगेट एसिड और क्लोरीन आयन हमारा यहाँ पर है कॉन्जुगेट बेस। Thus the equilibrium of the above reaction represent two acid and two bases। तो लिहाजा ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शंस मौजूद है, इसके अंदर दो एसिड्स मौजूद हैं और दो बेसिस मौजूद हैं एरो की हर तरफ। यही बात स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स किसे कहते हैं। इन ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सर्व्स एज एसिड एंड बेस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड थ्योरी के मुताबिक रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों के दोनों क्या होते हैं, एसिड भी मौजूद होते हैं और बेस भी मौजूद होती हैं। तो अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रिप्रेजेंट टू स्पीशीज। तो बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रिप्रेजेंट करता है दो सब्सटेंस, कह सकते हो आप, दो सब्सटेंस को, जिनमें से एक लेफ्ट हैंड साइड पर होता है एंड अदर ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, और दूसरा होता है राइट हैंड साइड पर इक्वेशन के विद द डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन, और जिसमें डिफरेंस कितने का होता है, वन प्रोटॉन का होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कंसीडर द रिएक्शन ऑफ H2S एंड अमोनिया। हम रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2S जिसके अंदर रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ और बन रहा है हमारा HS नेगेटिव आयन और अमोनियम आयन। To identify the conjugate acid base pair, it should be in our mind that the only difference between the two species is a proton,
कि हमारे जहन में होना चाहिए जब हम एसिड बेस पेयर को आइडेंटिफाई करें कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस दो सब्सटेंस में किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। जैसा कि हियर वी सी दैट H2S चेंज इनटू HS नेगेटिव आयन, जैसा कि H2S हमारा चेंज हो रहा है HS नेगेटिव आयन में बाय लॉसिंग अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को लॉस करके। थस H2S एंड HS नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जिसकी वजह से H2S और HS हमारा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के अंदर जैसा कि आप नीचे देख सकते हो H2S हमारा क्या है, एसिड है, और इसका पेयर किसके साथ बन रहा है, HS नेगेटिव आयन के साथ बन रहा है। तो HS नेगेटिव आयन यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस है। तो ये H2S और HS नेगेटिव का जो पेयर है ये हमारा कहलाएगा एसिड बेस पेयर, क्योंकि हमारा H2S यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है HS नेगेटिव आयन में बाय लॉसिंग वन प्रोटॉन, यानी एक हाइड्रोजन आयन हमारा H2S में से लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा HS नेगेटिव आयन बन रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हैंड पर बात करें तो अमोनिया हमारा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को और चेंज हो जाता है अमोनियम आयन में। देयरफॉर इट इज़ एन अदर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हो अमोनिया ने क्या किया है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और कन्वर्ट हो गया अमोनियम आयन में। तो अमोनिया हमारे इस रिएक्शन में ब्रोस्टेड बेस है और अमोनियम आयन हमारा यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो लिहाजा ये हमारा दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। हमसे कहा है कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हम डिफाइन करें और साथ में हमें बिहेवियर बताना है कि नीचे कुछ सॉल्ट्स गिवन है, इनका क्या इफेक्ट होगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमें इसका बिहेवियर बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है किसकी, हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं, द रिएक्शन इन विच केटाइन और एनाइन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन विद द चेंज ऑफ पीएच इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हाइड्रोलाइसिस हमारा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें केटाइन और एनाइन सॉल्ट के रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं और साथ में पीएच भी चेंज हो जाती है। कैसे होगा स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी, व्हेन अ सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, कि जब हम एक सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं वाटर में, देन केटाइन ऑफ सॉल्ट कंबाइंस विद द OH नेगेटिव आयन ऑफ वाटर टू फॉर्म अ बेस। तो क्या होता है, जो केटाइन होते हैं सॉल्ट के वो कंबाइन हो जाते हैं OH नेगेटिव आयन के साथ और क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। एंड एनाइन ऑफ सॉल्ट कंबाइंस विद द H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर टू फॉर्म एसिड। और जो एनाइन होते हैं सॉल्ट के वो कंबाइन हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन के साथ वाटर के और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस की मदद से हम नेचर मालूम कर सकते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है बिहेवियर ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहला हमारे पास सॉल्ट गिवन है पोटेशियम कार्बोनेट इन H2O, कि अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कराते हैं वाटर में तो क्या होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज सेड टू बी बेसिक, कि जब हम पोटेशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो रिजल्टेंट जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो होगा बेसिक, बिकॉज दिस एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम कार्बोनेट का ये प्रोड्यूस करता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और इस केस में क्या होता है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी 7 से। तो इन दिस केस पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज़ मोर देन 7। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा, पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, और साथ में हमारे बेस प्रोड्यूस होगी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे स्टूडेंट्स हमें पता चला कि जब हम पोटेशियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो हमें वीक एसिड मिलेगा और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगी। सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अमोनियम सल्फेट इन H2O, यानी जब हम अमोनियम सल्फेट जो कि हमारे पास सॉल्ट है इसको जब हम डिसॉल्व कराएंगे वाटर में तो क्या होगा। The aqueous solution of ammonium sulfate is said to be acidic because this aqueous solution produces strong acid and weak base. In this case, pH of solution is less than 7. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब हम अमोनियम सल्फेट को डिसॉल्व कराएंगे किसमें, वाटर में, या वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे या एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक,
क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम सल्फेट का हमें देता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और इस केस में पीएच हमारी सॉल्यूशन की लेस देन 7 होगी। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर रिएक्शन गिवन है कि अमोनियम सल्फेट ने रिएक्शन किया किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमें मिला स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि H2SO4 है यहाँ पर, और वीक बेस मिली जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है लिहाजा सॉल्यूशन की नेचर होगी एसिडिक, और सॉल्यूशन की नेचर अगर एसिडिक है तो पीएच हमारी क्या होगी, लेस देन 7 होगी। थर्ड देख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट इन H2O, कि हमें सोडियम नाइट्रेट जो कि हमारे पास सॉल्ट है इसको डिसॉल्व कराना है वाटर में। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज सेड टू बी न्यूट्रल बिकॉज दिस एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इन दिस केस पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब हम सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नाइट्रिक एसिड जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और साथ में हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और इस केस के अंदर पीएच हमारी रिमेन सेम होगी, पीएच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और सॉल्यूशन की नेचर होगी न्यूट्रल। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। हमें बताना है कि बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। एक्सप्लेन हाउ इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, और साथ में हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह से रेजिस्ट करता है, यानी चेंज नहीं होने देता पीएच को जब हम स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं एसिड या बेस की। और आगे हमसे कहा है गिव द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, हमें बफर सॉल्यूशन की एप्लीकेशन भी बतानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी बफर सॉल्यूशन की, इट इज़ अ सॉल्यूशन विच टेंड्स टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स पीएच व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। कि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि चेंज नहीं होने देता पीएच को, यानी पीएच को चेंज करने के क्या होता है, खिलाफ होता है, जो कि कोशिश करता है कि सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो जब हम स्मॉल अमाउंट के अंदर एसिड या बेस इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दिस सॉल्यूशन हैज़ अ डेफिनेट पीएच, और इस सॉल्यूशन की पीएच एक तरह से क्या होती है, आप कह सकते हो कांस्टेंट होती है। इट्स पीएच इज स्लाइटली अल्टर्ड बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन जब हम स्मॉल अमाउंट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो थोड़ी सी पीएच क्या होती है, चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बफर सॉल्यूशन की वजह से पूरी चेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कांस्टेंट है। अब ये कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि किस तरह से बफर सॉल्यूशन पीएच को चेंज नहीं होने देता, इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। टू अंडरस्टैंड हाउ अ बफर वर्क्स लेट अस कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। हमसे स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा है कि बफर एक्शन को समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं आयोनाइजेशन, के हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि आयोनाइज हो रहा है किसके अंदर, एसीटेट आयंस के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है, एसिटिक एसिड है और ये आपका क्या हो रहा है, ये डिस्कम्पोज हो रहा है, या आप कह सकते हो आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है एसीटेट आयन में और साथ में हाइड्रोजन आयन में। इसी तरह से हमारे पास सोडियम एसीटेट है और ये हमारा क्या हो रहा है, ये भी आयोनाइज हो रहा है एसीटेट आयन में और साथ में सोडियम आयन में। बोथ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट प्रोवाइड्स द एसीटेट आयंस, कि अगर हम दोनों में यहाँ पर रिएक्शन में देखें एसिटिक एसिड वाले रिएक्शन में और सोडियम एसीटेट वाले रिएक्शन में, तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, एसीटेट आयंस कॉमन है। तो दोनों रिएक्शन से हमें क्या मिल रहे हैं, एसीटेट आयंस मिल रहे हैं। However, acetate ions comes from sodium acetate strong base salt are in high concentration। और यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया है कि हमारे जो एसीटेट आयंस हैं ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं सोडियम एसीटेट सॉल्ट से आ रहे हैं। सही है, इसलिए इसकी कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू द बफर सॉल्यूशन, जब हम स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं किसके अंदर, बफर सॉल्यूशन में एसिड की, द मोस्ट ऑफ द H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड कंबाइन विद द एक्सिस एसीटेट आयंस। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारे H पॉजिटिव आयंस हैं एसिड के वो कंबाइन हो जाते हैं एसीटेट आयन के साथ और क्या बना देते हैं, एसिटिक एसिड बना देते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्शन में गिवन है, जब हमने एसिड को ऐड किया यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया सॉल्यूशन में, तो हमारे H पॉजिटिव आयन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर से क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे। Thus a very slight change in the pH is observed and we say that the pH remains practically unchanged।
तो जिसकी वजह से सिर्फ थोड़ी सी ना होने के बराबर पीएच क्या होगी, चेंज होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली हमारी पीएच क्या है, अनचेंज्ड है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट है। When small amount of a base is added to this solution, the additional OH negative ions combine with H positive ions of the buffer to form water molecules. अब स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट बेस की ऐड करें बफर सॉल्यूशन में, तो आपको पता होगा कि बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं, तो OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे H पॉजिटिव आयन के साथ बफर के, और फिर से क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर बफर सॉल्यूशन गिवन है, जो कि बेसिकली मिक्सचर है वीक एसिड और उसके सॉल्ट का। वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है और उसका सॉल्ट है हमारे पास सोडियम एसीटेट। जब हम हाइड्रोजन आयन को यानी एसिड को H पॉजिटिव आयन को ऐड कराते हैं सॉल्यूशन में, तो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होकर फिर से एसिटिक एसिड बना देते हैं, जिसकी वजह से पीएच चेंज नहीं हो पाती। और जब हम बेस को ऐड करते हैं यानी OH नेगेटिव आयन को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो OH नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके फिर से वाटर बना देते हैं और फिर से पीएच हमारी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। आगे स्टूडेंट्स हमसे कहा था कि एप्लीकेशंस बताएं बफर सॉल्यूशंस की, तो नंबर 1 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, बफर सॉल्यूशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बायोकेमिकल सिस्टम्स। के बफर सॉल्यूशन को हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं बायोकेमिकल सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल द pH ऑफ आवर ब्लड इज मेंटेन्ड एट 7.3 to 7.4 ड्यू टू द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर। जैसा कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के ब्लड की बात करें, तो उसको मेंटेन रखा जाता है 7.3 से लेकर 7.4 तक, किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर की वजह से। सेकेंड एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू मेंटेन द पीएच ऑफ सॉइल फॉर प्रॉपर क्रॉप यील्ड। के बफर सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में पीएच को मेंटेन करने के लिए सॉइल की, ताकि हमें क्रॉप सही तरह से मिल सके। थर्ड एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, बफर्स आर ऑल्सो यूज इन फूड इंडस्ट्रीज टू मेंटेन द पीएच ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। के बफर्स को यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में पीएच को मेंटेन करने के लिए वेरियस फूड्स की, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर फ्लेवर, अपीयरेंस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ताकि फूड्स के फ्लेवर को, अपीयरेंस को और साथ में माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी को क्या किया जा सके, महफूज किया जा सके। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमसे कहा है कि बताएं यानी एक्सप्लेन करें लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स और बेसिस को, और आगे कहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस थ्योरी ओवर लोरी-ब्रोस्टेड थ्योरी। के लुईस थ्योरी के क्या एडवांटेज हैं अगर हम लुईस थ्योरी को कंपेयर कराएं ब्रोस्टेड थ्योरी के साथ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, लुईस थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस। According to the Lewis theory of acid and base, an acid is a substance which accepts electron pair। कि अगर हम बात करें लुईस थ्योरी की एसिड और बेसिस के लिहाज से, तो लुईस थ्योरी के मुताबिक एसिड हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वाइल अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। और बेस हमारी ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है, डोनेट करती है। अब ये कैसे होगा, एसिड हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कैसे है और बेस हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैसे है, वो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है अमोनिया की और BF3 की। तो आप यहाँ पर अगर गौर करो तो BF3 हमारा क्या है, लुईस एसिड है, और NH3 हमारी बेस है यानी लुईस बेस है। लुईस थ्योरी के मुताबिक एसिड, मैंने अभी आपको क्या बताया, एसिड हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो अगर आप यहाँ पर गौर करो, BF3 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया से। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है यानी लोन पेयर मौजूद है, तो BF3 क्या कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो लिहाजा BF3 हमारा लुईस एसिड है, और क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है, तो अमोनिया हमारी यहाँ पर क्या है, लुईस बेस है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3 by donating an electron pair of NH3 and accepting that electron pair by BF3। कि अगर स्टूडेंट्स हम बात करें रिएक्शन की अमोनिया और BF3 के दरमियान, तो जब अमोनिया रिएक्ट करता है BF3 के साथ, तो BF3 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है अमोनिया से,
जिसकी वजह से BF3 हमारी एक तरह से लुईस एसिड है और NH3 क्योंकि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो NH3 हमारा यहाँ पर क्या है, लुईस बेस है। और जब यहाँ पर ये ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का यानी लोन पेयर का NH3 से BF3 में, तो हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कराते हैं किससे, एरो से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा NH3 से ट्रांसफ़र हुआ है BF3 में। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की कि लुईस थ्योरी के क्या एडवांटेज हैं अगर हम लुईस थ्योरी को कंपेयर कराएं ब्रोंस्टेड थ्योरी से। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, लुईस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन बट इट एक्सप्लेन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स। कि लुईस थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि प्रोटॉन कैसे ट्रांसफ़र होगा, बल्कि ये हमें बताती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनर और एक्सेप्टर एटम्स के दरमियान। कि डोनर एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र कर रहा है तो दूसरा हमारा जो एटम है वो क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसा कि ब्रोंस्टेड थ्योरी में होता था। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, लुईस थ्योरी कैन एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2, LCl3 एंड SO3। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि ब्रोंस्टेड थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी नेचर को CO2 की, एल्युमिनियम क्लोराइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस थ्योरी हम एसिडिक नेचर बता सकते हैं इन कंपाउंड्स की कि CO2 हमारा लुईस थ्योरी के मुताबिक क्या है, एसिड है। इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड भी एसिड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एसिड है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, लुईस थ्योरी कैन एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग OH नेगेटिव आयंस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एंड KOH। के लुईस थ्योरी की मदद से हम बेसिक नेचर बता सकते हैं उन कंपाउंड्स की जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन आता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और साथ में KOH। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोंस्टेड थ्योरी की, तो ब्रोंस्टेड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कंपाउंड्स की नेचर जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन आता है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉल्ट, एक्सप्लेन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। हमसे कहा है कि डिफाइन बताएं सॉल्ट की, सॉल्ट क्या होता है और साथ में उसके टाइप्स भी बतानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी सॉल्ट की, सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। के सॉल्ट हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है जब हमारा एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव आयन ऑफ बेस, के सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन आता है बेस से और नेगेटिव आयन आता है कहाँ से, एसिड से। सेकेंड स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नंबर 1 एसिडिक सॉल्ट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस देन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म। जैसा कि स्टूडेंट्स आप रिएक्शन में यहाँ पर देख सकते हो, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ जो कि यहाँ पर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट मिला अमोनियम क्लोराइड और साथ में वाटर भी बनेगा। बेसिक सॉल्ट हमारी सेकेंड टाइप है सॉल्ट की, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद वीक एसिड देन बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। कि जब हमारी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करती है वीक एसिड के साथ तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हो, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है जो कि हमारा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो कि हमारी यहाँ पर NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारा बेसिक सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट का। थर्ड स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूट्रल सॉल्ट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस देन न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। यानी जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हमारा बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हो, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जो कि यहाँ पर NaCl है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए यूनिट नंबर 8 के। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।